Very good morning to all of you. Today we are starting the last second part of chapter number 7, that is acoustics. Acoustics is basically a specific branch of physics that deals with generation, propagation, and applications of audible sound. If you remember, I had explained you that a sound is a type of longitudinal mechanical wave, elastic wave, and it is longitudinal by nature. So this longitudinal mechanical wave was divided into three frequencies. First was the frequency below 20 hertz. It was infrasonics. The sound waves of frequency above 20,000 hertz or 20 kilohertz are called ultrasonics, and the frequency range of 20 hertz to 20 kilohertz is audible to human ears, so it is known as audible sound. We cannot hear infrasonics and we cannot hear ultrasonics also. So that range which is audible to human ears and all its generation, propagation, and applications are studied under acoustics. Now come on, how we generate audible sound. Audible sound has a frequency 20 hertz to 20 kilohertz. So any object that can produce longitudinal mechanical wave between frequency 20 hertz to 20 kilohertz generates audible sound. कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हम बोल रहे हैं, हमारी वोकल कॉर्ड है, it generates a frequency between 20 hertz to 20 kilohertz. That is why you can hear my voice. ऐसे ही अगर आप तबला है उसके ऊपर थाप मारते हैं, आपको साउंड सुनाई देती है. सितार के तार को खींचिए, आपको साउंड सुनाई देती है. थाली के ऊपर चम्मच से मारिए, आपको साउंड सुनाई देती है. ये सारे ऑब्जेक्ट्स बेसिकली एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, कंप्रेशनल वेव प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एयर में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के थ्रू मूव करती है. और ये सारे जो फ्रीक्वेंसी अगर उनकी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है, तो ये आपको सुनाई देती है एंड दे जनरेट ऑडिबल साउंड. सी, दिस इज अ ट्यूनिंग फॉर्क. ट्यूनिंग फॉर्क के दो प्रॉन्ग्स होते हैं. ये देखिए, ये दोनों इसके प्रॉन्ग्स हैं और इसको अगर आप किसी रबर पैड पे मार के और छोड़ दीजिए तो ये वाइब्रेट करने लगते हैं. जब ये वाइब्रेट करते हैं तो एक बार ऐसे अंदर को, फिर बाहर को, फिर अंदर को, फिर बाहर को, फिर अंदर को, फिर बाहर को, ऐसे मूव करते हैं. जब ये बाहर को जाते हैं तो कंप्रेशन प्रोड्यूस करते हैं. जब ये अंदर को होते हैं तो रेयरफैक्शन होने लगते हैं. तो ये दिस इज हाउ रेयरफैक्शंस एंड कंप्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड इन एयर. ये कंप्रेशन, ये आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये एयर में मूव करती है और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज्यादा होगी, 20 हर्ट्ज से ज्यादा होगी और 20 किलो हर्ट्ज से कम होगी तो ये आपको सुनाई देगी. जो आपकी 20 हर्ट्ज वाली साउंड है वो थोड़ी मोटी भारी होती है. जो 20 किलो हर्ट्ज वाली है वो बहुत बारीक होती है, लेकिन वो दोनों आप सुन सकते हैं. ह्यूमन वॉइस में आप देखिए तो जो मेल वॉइस होती है वो थोड़ी भारी होती है, जो फीमेल वॉइस होती है वो थोड़ी बारीक होती है. उनमें फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है. जितनी लो फ्रीक्वेंसी पे होगी उतना लो पिच कहलाता है वो, और जितने लो पिच पे होगी उतनी भारी आवाज होगी. जितने हाई पिच पे होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी बारीक आवाज होगी. और ये डिपेंड करता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो किस फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. और इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की साउंड, सर्टेन फ्रीक्वेंसी की कंप्रेशनल वेव्स प्रोड्यूस कर सकता है, वो आपका साउंड का जनरेटर हो जाता है. ये देखिए, यहाँ पर आपको एक ड्रम दिखाई दे रहा है. इसको जब आप हिट करते हैं तो जिसकी मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट करने लगती है, और ये जब वाइब्रेट करने लगती है तो ये लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस करती है. ऐसे ही ये गिटार है या सितार हो, तानपुरा हो, इनके अगर आप स्ट्रिंग को खींच कर छोड़िए तो ये वाइब्रेट करते हैं. कंप्रेशन, आपकी कंप्रेशन और रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस होती है और आपकी साउंड जनरेट होती है. हमारे वोकल कॉर्ड जो है, ये वाला पोर्शन है हमारे वोकल कॉर्ड का, ये वाला पोर्शन है, ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है. और जिस फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस ये प्रोड्यूस करता है, अगर वो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में है तो ये आपको सुनाई देती है. अब आ जाइए, जनरेशन तो आपको समझ आ गया कैसे ऑडिबल साउंड प्रोपेगेट करती है. कोई भी ऑडिबल साउंड जो है जब वो प्रोपेगेट करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, या एक मीडियम से जाती हुई जब दूसरे मीडियम से टकराती है, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. एक तो वो पार्ट है जो उसी कमरे में वापस
रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट कहलाता है। दूसरा वो जो ट्रांसमिट होके दूसरे रूम में चला जाता है, दूसरी साइड पे चला जाता है, दैट इज ट्रांसमिटेड पार्ट। और कुछ पार्ट ऐसा होता है जो बीच का जो मीडियम है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं यहाँ इस रूम में बोल रही हूँ, इसके बगल वाले रूम में जो भी बैठा होगा उसको भी कुछ लेवल तक, कुछ हद तक मेरी आवाज सुनाई देगी, पूरी नहीं सुनाई देगी, फुल इंटेंसिटी नहीं सुनाई देगी, पूरी मैं क्या कह रही हूँ हो सकता है क्लैरिटी भी ना हो, बट उसको ये समझ में आएगा कि यहाँ कोई कुछ बोल रहा है। ये साउंड जो मेरी है वो एक तो यहाँ से निकलती है, इन दीवारों से टकराती है, एक हिस्सा दीवारों से टकरा के वापस आ जाता है, दूसरा हिस्सा दीवारों में एब्जॉर्ब हो जाता है, और तीसरा हिस्सा दीवार को क्रॉस करके दूसरे रूम तक चला जाता है। जो यहाँ वापस आया वो ट्रांसमिटेड पार्ट, जो इस दीवार के अंदर एब्जॉर्ब हो गया वो एब्जॉर्ब पार्ट, दीवार के अंदर डाई आउट हो गया वो एब्जॉर्ब पार्ट, और जो दीवार को क्रॉस करके आगे चला गया वो ट्रांसमिटेड पार्ट। बेसिकली साउंड जो है वो एक तरह की एनर्जी होती है। तो जब भी आप कोई साउंड आपकी मूव करती है तो उसके साथ एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। अब ये एनर्जी जो रिफ्लेक्टेड वेव में, ट्रांसमिटेड वेव में और एब्जॉर्ब पार्ट में, तीन हिस्से में बढ़ जाती है। तो ऑब्वियसली जो आपकी इंसिडेंट वेव है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, और जो उसके तीन पार्ट्स होते हैं उन तीनों की एनर्जीज का सम उसके बराबर होता है। जब भी आपकी जो ये आपको मैंने लिखा हुआ था कि जब ट्रैवल करती है तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहला पार्ट आपका रिफ्लेक्टेड पार्ट, दूसरा एब्जॉर्ब पार्ट, और तीसरा ट्रांसमिटेड पार्ट। ये देखिए, ये मैंने इसको फिगर से बना के आपको समझाने की कोशिश करी है। ये आपका एक वॉल है, या इट कैन बी एनी मीडियम जिसको कि हम अकाउस्टिक बैरियर कहते हैं, जो कि साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये आपका वो पार्ट, ये इंसिडेंट साउंड है, जो इनकमिंग साउंड है। ये जब इस पे गिरती है तो ये तीन हिस्से में बट गई, एक जो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई, ये आपकी एब्जॉर्ब पार्ट हो गई, जो यहाँ ट्रांसमिट हो गई दूसरे वाले में, ये ट्रांसमिटेड पार्ट, और एक जो वापस इसी में आ गई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड पार्ट। सो जो आपकी इंसिडेंट वेव थी इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। देखिए इनका किस तरह से डिफरेंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जो इंसिडेंट साउंड है यहाँ पर देखिए, इसकी आपको इंटेंसिटी सबसे ज्यादा दिख रही है। जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आती है ये थोड़ी सी हल्की हो गई, और जो इसके बाहर निकल रही है वो बहुत हल्की हो गई, और कुछ हिस्सा जो है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया। इस तरह से आपका जो साउंड प्रोपेगेट करती है वो हमेशा कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है, कुछ हिस्सा ट्रांसमिट होता है, और कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है। इस एब्जॉर्ब होने पे डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। देखिए यहाँ पर कितनी साउंड एनर्जी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है और कितनी साउंड एनर्जी इसके ऊपर इंसिडेंट थी। इसका जो रेशियो होता है उसको हम एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हैं। सो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय अ सरफेस टू टोटल साउंड एनर्जी इंसिडेंट ऑन दैट सरफेस। जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है इसको स्मॉल ए से लिखा जाता है। और आप सोचिए कि अगर एक खिड़की खुली हुई है, उसको हम दूसरा मीडियम मान लें, तो जितना भी साउंड उस खुली हुई खिड़की पे गिरेगी वो सारी की सारी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद कोई मीडियम है नहीं, एक मीडियम ये रूम है, दूसरा मीडियम इसकी खुली हुई खिड़की है। तो जो खुली हुई खिड़की पे जितनी भी साउंड गिरेगी वो सारी की सारी वो खिड़की उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो खुली हुई ओपन विंडो है उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो 100% होता है। क्यों? जितना भी साउंड एनर्जी उस पर इंसिडेंट है वो सारी की सारी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। सो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू वहां पर 1 हो जाती है। जब चूंकि इसके एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है, इसलिए ओपन विंडो यूनिट को एसआई यूनिट माना जाता है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, और वो भी ओपन विंडो के लिए होती है। बाकी कोई भी जो मटेरियल होगा, बाकी कोई भी मीडियम होगा, उसके लिए जो ए की वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है। अब आ जाइए हम ऑडिबल साउंड के टाइप्स देख लेते हैं एक नजर। ऑडिबल साउंड दो तरह की होती है, एक कहलाती है म्यूजिकल साउंड और दूसरी नॉइज। म्यूजिकल साउंड वो साउंड होती है जो कि हमारे कानों पे अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इनफैक्ट अगर हम फिजिक्स के टर्म्स की बात करें तो फिजिक्स में जो साउंड है दैट इज सिंपली लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम म्यूजिकल साउंड और नॉइज को डिवाइड नहीं कर सकते, इनमें फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है। जो म्यूजिकल साउंड और नॉइज का क्लासिफिकेशन है ये इस बात पे किया गया है कि इसका हमारे ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारे ब्रेन पे एक अच्छा प्लीजेंट इफेक्ट पड़ता है तो ये म्यूजिकल साउंड, और अगर इरिटेटिंग इफेक्ट पड़ता है तो ये नॉइज। देखिए म्यूजिकल साउंड वो साउंड है विच प्रोड्यूसेस अ प्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स। एग्जाम्पल के लिए देखिए, कोई गाना गा रहा है आपको अच्छा लगेगा, कोई धुन बज रही है
आपको अच्छी लगेगी। कोई अकेला अच्छा प्रवचन कर रहा है, आपको वो भी अच्छा लगेगा, वो भी म्यूजिकल साउंड में आता है। चिड़िया चहचहाती हैं, म्यूजिकल साउंड है। और नॉर्मली जो म्यूजिकल साउंड होती है वो सिंगल साउंड ही होती है, या कभी कभी ये ग्रुप ऑफ मल्टीपल साउंड्स हो सकता है। अगर मल्टीपल साउंड्स का ग्रुप जिनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड ये सब ऑलमोस्ट सेम हो और ये सारी एक फेज में मिल रही हो, तो ये आपकी म्यूजिकल साउंड बनाती है। एग्जाम्पल के लिए 5 लोग मिलकर गाना गा रहे हैं, एक ही गाना गाते हैं, एक ही तरह से एक सुर में आपस में मिला के गाते हैं, तो सबकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड सारी चीजें मिलती हैं, ये आपकी म्यूजिकल साउंड हो जाती है। इनफैक्ट म्यूजिकल साउंड की भी कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि पिच है, या उसका क्वालिटी ऑफ साउंड है। ये कुछ इसकी इस तरह की क्वालिटीज होती हैं जिनसे आप म्यूजिकल साउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन वो डिफरेंशिएशन के बावजूद भी म्यूजिकल साउंड तभी होती है जबकि अगर वो ग्रुप ऑफ साउंड हो तो वो सबका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एक ही फेज में मिल रही हो, सारी चीजें सिमिलर हो, सेम हो, तभी ये म्यूजिकल साउंड हो सकती है। जो म्यूजिकल साउंड होती है उसका जो ग्राफ होता है दैट इज वेरी स्मूथ एंड सिमेट्रिक ग्राफ। आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में, ये आपको ग्राफ देख के ही स्मूथ लगता है, ब्रेन पे इसका कितना अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि स्मूथ और सिमेट्रिक ग्राफ है। दूसरी जो पार्ट है दैट इज नॉइज। नॉइज क्या होती है? वो साउंड जो हमारे ब्रेन पे इरिटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। सो द साउंड दैट प्रोड्यूसेस इरिटेटिंग इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स इज नोन एज नॉइज। जनरली ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल साउंड्स होता है, जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है, वेवलेंथ अलग हो सकता है, या वो अलग आउट ऑफ फेज मिल रही हो। एक ने अभी गाना शुरू किया, एक ने 2 मिनट बाद शुरू कर दिया, तीसरे ने 4 मिनट बाद शुरू कर दिया, या सबने अलग अलग गाने लग गए, या सब अलग अलग बोलने लग गए, बहुत सारे बच्चे मिलके अलग अलग बातें करने लग गए। इट क्रिएट्स नॉइज। और देखिए बच्चा है कोई छोटा, रोता है, इरिटेटिंग इफेक्ट है। बहुत सारे बच्चे हैं, फुस 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 करके बात करें या चिल्लाएं, अच्छा नहीं लगता, दिमाग पे उसका बुरा इफेक्ट, इरिटेटिंग इफेक्ट होता है। आपका कमरे में जो आप सो रहा है वो जोर जोर से खर्राटे लेता है, आपको इरिटेट करता है। आप कोई काम कर रहे हैं बहुत कंसंट्रेशन से और कोई कुछ बोलता है जिससे आपका कंसंट्रेशन भंग होता है, इरिटेटिंग इफेक्ट है। सो दिस इज ऑल्सो अ नॉइज। आप कई सारे लोग बैठे हैं और एक कोई सज्जन उसमें से उठ के और फोन पे जोर जोर से बात करने लगते हैं, इरिटेटिंग इफेक्ट। तो ऐसा कोई भी साउंड जो आपको इरिटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ये सारी नॉइज होती है। इस तरह से लाउड स्पीकर बज रहा है, इरिटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। जो नॉइज होती है उसका जो ग्राफ होता है वो नॉन सिमेट्रिक होता है और रफ होता है। ये नहीं पता कि कहाँ पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है, कहाँ पे कम है, कहीं पे एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, कहीं पे बहुत कम है। नो सिमेट्री इन द ग्राफ, ऐसी साउंड नॉइज कहलाती है। यहाँ पर मैंने आपको दोनों को कंपैरिजन के लिए बना दिया था ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा से समझ में आ जाए। ये देखिए सिमेट्री है, ये देखिए इसमें भी सिमेट्री है, इसमें भी सिमेट्री है, स्मूथ एंड सिमेट्रिक कर्व्स म्यूजिकल साउंड है। ये अनस्मूथ एंड नॉन सिमेट्रिक कर्व्स नॉइज है। अब हम यहाँ पर अकाउस्टिक्स आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हैं, इनका काम है बिल्डिंग्स को बनाना और उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। जब ये बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं तो उस बिल्डिंग्स को बनाने के लिए स्पेसिफिकली अगर पब्लिक हॉल्स या ऑडिटोरियम्स या क्लासरूम्स या ऐसे कोई सिनेमा हॉल्स बनाने हैं जिनका की जो है आपको, जिसमें बहुत सारी पब्लिक को गैदर होना है, या जहाँ पर कोई सेमिनार्स होने हैं या कोई प्रोग्राम्स होने हैं, तो ऐसी जगहों पे जब बनाया जाता है ऐसी जगहों को, तो वहां पर साउंड के इफेक्ट्स के बारे में जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि वहां पर साउंड प्रॉपर तरीके से लोगों तक ना पहुंचे। अगर ऐसा है तो जो आपका हॉल है उसका बनना अच्छा नहीं माना जाता है। तो अकाउस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग्स वो पार्ट है फिजिक्स का जिस पार्ट में हम किसी भी पब्लिक हॉल, ऑडिटोरियम, सिनेमा हॉल आदि का कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं और जिसमें कि साउंड इफेक्ट्स बहुत अच्छे हों। सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिटोरियम्स, सिनेमा हॉल्स, पब्लिक हॉल्स, classrooms, etc. for best sound effects is called acoustics of buildings. कुछ चीजें हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जो अकाउस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग्स को अफेक्ट करते हैं। ये कौन कौन से पैरामीटर्स या फैक्टर्स हैं? ये देखिए, रिवर्बरेशन है, रिवर्बरेशन टाइम, इको, नॉइज, क्वालिटी ऑफ साउंड, इकेलॉन इफेक्ट, साइलेंट जोन, एटसेट्रा।
और भी कुछ एक दो हैं, बट आपके सिलेबस में केवल 4 हैं। सो आज मैं ये फर्स्ट 4 आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगी। रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन टाइम, इको और नॉइज। पहले आ जाइए, रिवर्बरेशन क्या होता है। रिवर्बरेशन को हिंदी में गूंज कहते हैं। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा कि आप क्लास में अकेले पहुंच जाते हैं या एक दो ही बच्चे पहुंचते हैं और वहां आप कोई बात कुछ बोलते हैं तो आपकी आवाज वहां पर गूंजती है। गूंजती का क्या मतलब है? वो परसिस्ट करती है। जब आपने बोलना बंद कर दिया उसके बाद भी लगता है कि वो आप भी आवाज निकल रही है। ये परसिस्टेंस ऑफ साउंड या प्रोलोंगेशन ऑफ साउंड आफ्टर द सोर्स हैज स्टॉप्ड एमिटिंग, इट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। कोई भी साउंड जब उसका सोर्स उसको निकालना बंद कर देता है उसके बाद भी कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स तक रूम में बनी रहती है, ये प्रोलोंगेशन या ये परसिस्टेंस ऑफ साउंड, इसको रिवर्बरेशन कहते हैं। रिवर्बरेशन का बेसिक रीजन वो ट्रांसमिटेड पार्ट है, वो रिफ्लेक्टेड पार्ट है जो कि आपके रूम में वापस आ जाता है, जो दीवारों से, छत से, जमीन से या और किसी हार्ड मटेरियल से रिफ्लेक्ट होता है। ये पार्ट आपका बनाता है, रिवर्बरेशन का कारण बनता है। देखिए यहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर देखिए, ये आपका स्पीकर है और ये जो है आपका लिसनर है। ये बोल रहा है और ये बोल रहा है और ये सुन रहा है। जब ये बोलता है तो इसकी एक आवाज तो डायरेक्ट यहाँ तक पहुंच जाती है। स्पीकर जो बोलता है तो उसकी डायरेक्ट आवाज जो है लिसनर तक पहुंच रही है, और उसी की आवाज कभी इधर दीवारों से टकराती हुई इस तक पहुंच सकती है, यहाँ से टकरा के यहाँ जाके यहाँ से पहुंच सकती है, या यहाँ से टकरा के यहाँ पहुंच सकती है, या कभी कभी यहाँ से टकरा के भी यहाँ पर पहुंच सकती है। आप देखिए पाथ सबके अलग अलग हैं। कोई पाथ लंबा है, कोई पाथ छोटा है, कोई जल्दी पहुंचेगी, कोई बाद में पहुंचेगी, लेकिन ये सारे पार्ट्स जो हैं इस वाले पार्ट के पहुंचने के बाद पहुंचेंगे। अब क्या ये दोबारा सुनाई देंगे या ये अपनी लेंथ को, जो परसिस्टेंस है या प्रोलोंगेशन है, उसको बढ़ा देंगे, प्रोलॉन्ग हो जाएगा साउंड। ऐसा इस पे डिपेंड करता है कि जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो ओरिजिनल साउंड के कितनी देर बाद आपके कानों में पहुंच रहा है। इनफैक्ट किसी भी साउंड का हमारे कानों पे जो इफेक्ट होता है वो 1/10 सेकेंड्स तक होता है। अगर ये रिफ्लेक्टेड पार्ट हमारे कान में 1/10 सेकेंड्स के बाद आएगा तो ये हमें दोबारा सुनाई देगा। लेकिन अगर ये 1/10 सेकेंड से पहले हमारे कानों तक आ जाएगा तो हमें लगेगा कि वो साउंड अभी भी कंटिन्यूड है। ये है रिवर्बरेशन। कितनी देर तक कोई साउंड जो है वो परसिस्ट करती है किसी रूम या हॉल में, जबकि सोर्स ने उसको निकालना बंद कर दिया है, ये कहलाता है रिवर्बरेशन टाइम। द टाइम अप टू विच अ साउंड परसिस्ट्स इन अ हॉल और रूम आफ्टर द सोर्स हैज स्टॉप्ड एमिटिंग इट इज नोन एज रिवर्बरेशन टाइम। ये जो रिवर्बरेशन टाइम है इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू भी होती है। इनफैक्ट आपको एक बात बताऊं मैं कि साउंड जो है, एक तो आपको 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की साउंड है वो सुनाई देती है, लेकिन क्या सारी साउंड से 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की वो सुनाई देती हैं? ये डिपेंड करता है कि जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। कोई बहुत ही धीरे आवाज में बोल रहा है, आपको मुंह चलता हुआ दिख रहा है, शायद उसकी आवाज भी निकल रही हो लेकिन आपको नहीं सुनाई देता है। आप थोड़ा सा दूर है, आपको नहीं सुनाई देता है, आपके कान खराब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल, अगर आपका कान नॉर्मल है, नॉर्मल ह्यूमन ईयर्स की बात करें, तो उसको भी एक सर्टेन लेवल की इंटेंसिटी तक की साउंड सुनाई देती है। अगर उससे कम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब एनर्जी समझ लीजिए, अगर उससे कम एनर्जी की साउंड हो, बेशक से उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में हो, अगर उस सर्टेन इंटेंसिटी से कम की साउंड होगी तो वो नहीं सुनाई देती। ये जो मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड है जो ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर्स है, ये आपकी कहलाती है थ्रेशहोल्ड ऑफ हियरिंग। और रिवर्बरेशन टाइम जो है वो इस थ्रेशहोल्ड ऑफ हियरिंग पे भी कुछ हद तक डिपेंड करता है। ऐसे कि कोई भी साउंड वेव जो अपनी ओरिजिनल वैल्यू से जब वो बार बार रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो थ्रेशहोल्ड ऑफ हियरिंग से नीचे उसकी इंटेंसिटी जब तक ना चली जाए तब तक वो रूम में परसिस्ट करती है, तब तक वो प्रोलॉन्गेशन बढ़ाती है। सो स्टैंडर्ड रिवर्बरेशन टाइम यहाँ से डिफाइन किया जाता है कि कोई भी साउंड वेव जब उसके सोर्स ने निकालना बंद कर दिया उसके बाद कितनी देर में वो थ्रेशहोल्ड ऑफ हियरिंग से नीचे चली जाएगी, ये जो टाइम होता है ये रिवर्बरेशन टाइम होता है। इसको दूसरी तरह से भी कहा जाता है कि द टाइम इन विच द साउंड रिड्यूसेस टू 1 बिलियंथ ऑफ इट्स ओरिजिनल एनर्जी या ओरिजिनल इंटेंसिटी इज नोन एज रिवर्बरेशन टाइम। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं रिवर्बरेशन टाइम को डिफाइन करने के। लेकिन जो भी हो, जो रिवर्बरेशन टाइम होता है वो दो चीजों पर सीधे सीधे डिपेंड करता है। पहला तो वॉल्यूम ऑफ हॉल, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
और दूसरा अमाउंट ऑफ अब्जॉर्प्शन इन हॉल या टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ हॉल, इसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना बड़ा हॉल होगा उतना ज्यादा बड़ा रिवर्बरेशन टाइम होगा। जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा हॉल का, जितने ज्यादा एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स होंगे हॉल में, उतना कम उसका रिवर्बरेशन टाइम होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये रिवर्बरेशन टाइम ज्यादा होना चाहिए या कम। आप सोचिए, मान लीजिए कि रिवर्बरेशन टाइम ज्यादा है। ऐसे में अगर कोई वहां पर कुछ बोल रहा है उस हॉल में, तो जब वो बोल रहा है उसके पहले वाले तो अभी जो आवाज है उसका इफेक्ट तो खत्म नहीं हुआ, तब तक उसका दूसरा निकल आया, तब तक उसका तीसरा निकल आया, यानी कि जो सारी साउंड्स हैं वो आपस में इंटरफेयर करने लगेंगी और क्लैरिटी खत्म हो जाएगी। तो क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है कि एब्जॉर्प्शन टाइम का एक अच्छा रेंज हो और उससे कम या उससे ज्यादा ना हो। कम क्यों नहीं, अगर रिवर्बरेशन टाइम बहुत छोटा हो तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बोला है। आपके कान तक ओरिजिनल साउंड पहुंचेगी जब तक, तब तक दूसरा निकल आएगा। तो दोनों ही केस में एक ही सी बातें होती है कि क्लैरिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो रिवर्बरेशन टाइम का है एक सर्टेन रेंज है, और नॉर्मली किसी भी रूम के लिए 0.2 सेकंड से 0.5 सेकंड तक का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होना चाहिए रिवर्बरेशन टाइम का। अब आ जाइए इको क्या होता है। रेपिटेशन ऑफ साउंड जो है इसको इको कहते हैं। ये भी आपका रिफ्लेक्टेड पार्ट की वजह से क्रिएट होता है। अब हम रूम का एग्जांपल ना लेके, मान लीजिए आप कहीं किसी पहाड़ी पे बीच में खड़े हैं, पहाड़ियों के बीच में, आप वहां से अपना नाम लेके जोर से चिल्लाइए। आप कुछ सेकंड्स के बाद अपना नाम दोबारा, तिबारा, चौथी बार, बार बार सुनाई देगा। ऐसा क्यों होगा? दूर दूर तक पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। कोई किसी पहाड़ी से टकराएगी साउंड, फिर दूसरी से टकराएगी, फिर तीसरी से टकराएगी, और चूंकि जो जितनी दूर है पहाड़ियां उनसे उतनी ज्यादा देर में वापस आएगी। अब ये जो साउंड रिफ्लेक्ट होके आती है, ये 1/10 सेकंड के बाद अगर रिफ्लेक्ट होके आती है तो ये आपको दोबारा सुनाई देती है। और ये रेपिटेशन ऑफ साउंड जो है ये आपका इको कहलाता है। इको के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि जो आपका रिफ्लेक्टर है या जो पहाड़ी है वो आपसे एस डिस्टेंस पे है, तो और जो आपने साउंड जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी वी है, तो ये आप साउंड जो प्रोड्यूसर है उससे निकलेगी सोर्स से, वो पहाड़ी तक एस डिस्टेंस तक जाएगी और फिर एस डिस्टेंस तक वापस आएगी, यानी 2s डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी। 2s डिस्टेंस ट्रेवल करके आपके पास तक आने में इसको जो टाइम अगर t लगता है तो vt विल बी इक्वल टू 2s या s विल बी इक्वल टू vt बाई 2। इस फॉर्मूले का यूज करके, जहां पे v वेलोसिटी ऑफ साउंड है, t टाइम है जो रिफ्लेक्ट होके साउंड वापस आ रही है हमारे कानों तक, वो टाइम है, और s जो है डिस्टेंस है आपके ऑब्स्टेकल या रिफ्लेक्टर का। यहां से आप इस ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम ये मान लें कि जो साउंड है वो 1/10 सेकंड में वापस आ रही है, तो 1/10 सेकंड में वापस आने का मतलब टी की वैल्यू हमने ले ली 1/10। साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो एनटीपी पे 332 मीटर पर सेकंड होती है, तो ये 332 मीटर पर सेकंड ये इसकी वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू 16.6 मीटर आती है। इट इज नॉट मीटर पर सेकंड, इट इज 16.6 मीटर। तो ये 16.6 मीटर का डिस्टेंस है जहां तक अगर आपके जो ऑब्स्टेकल्स हैं या जो आपके रिफ्लेक्टर्स हैं उनका डिस्टेंस 16.6 मीटर तक है तो कोई इको प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन अगर डिस्टेंस 16.6 मीटर से ज्यादा होगा तो उस रूम में जो आपकी इको प्रोड्यूस होगी, जिसको बचाने के लिए जो आपका रिफ्लेक्टर्स का डिस्टेंस है या तो 16.6 मीटर से कम रखा जाता है, या फिर बीच में कुछ इस तरह से पार्टीशंस कर दिए जाते हैं कि वो वहां से डायरेक्ट आपके पास वापस ना आती हो। देखिए, यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमको कहीं पर इको प्रोड्यूस करनी है किसी हॉल या रूम में या किसी जगह पे, तो वहां पे जो रिफ्लेक्टर्स लगाए जाने चाहिए वो कम से कम 17 मीटर के डिस्टेंस पर होने चाहिए। अब आ जाइए, जब हमारे किसी भी रूम या हॉल की हम बात करते हैं तो इको तो नॉर्मली हम बहुत आराम से अवॉइड कर सकते हैं। जो हम डिस्टेंसेस है वॉल्स के बीच के या जहां पर आपका स्पीकर लग रहा है, इन सब के डिस्टेंसेस को हम 17 मीटर से कम करने की कोशिश कर सकते हैं, बीच में कुछ एम्पलीफायर्स या कुछ और चीजें लगा के। प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर बहुत बड़ा हॉल है तो हमें वहां पर रिवर्बरेशन रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। रिवर्बरेशन टाइम को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। रिवर्बरेशन टाइम को कंट्रोल करने के लिए हमने पहले ही पढ़ा था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ हॉल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एब्जॉर्प्शन
टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ हॉल के। वॉल्यूम ऑफ हॉल को तो हम नहीं चेंज कर सकते, जो हॉल एक बार बन गया है वो तो बन गया है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ हॉल को चेंज किया जा सकता है। अगर आप हॉल के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं तो आप रिवर्बरेशन टाइम को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए ये कुछ मेथड्स हैं आपके जिनका की यूज किया जाता है रिवर्बरेशन टाइम को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला मेथड है प्रोवाइड फ्यू ओपन विंडोज इन द हॉल। देखिए, कुछ खिड़कियां खुली छोड़ दीजिए। विंडो इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर। ये कुछ साउंड एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेगी और इस तरह से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। फ्लोर को कारपेट से कवर कर दीजिए। आपने देखा होगा कि अगर बहुत बड़े हॉल्स होते हैं और कोई प्रोग्राम होना होता है तो जमीन पर कालीन बिछाया जाता है, सुंदरता के लिए नहीं, रिवर्बरेशन टाइम को कंट्रोल करने के लिए। यूज हेवी फोल्डेड कर्टेन्स ऑन डोर और विंडोज। जो डोर या विंडो ग्लास से बने हैं या वुड से बने हैं तो वो भी आपके हार्ड मटेरियल्स हैं, वो भी अच्छा खासा रिफ्लेक्शन करते हैं। उस रिफ्लेक्शन को बचाने के लिए जो आपकी डोर या विंडोज हैं उन पे हेवी मोटे और फोल्डेड कर्टेन्स डाले जाते हैं। कवर वॉल्स विद एब्जॉर्बिंग मटेरियल लाइक papers, thermocol sheets, asbestos sheets, or it can be clothing or sometimes carpets also. अगर आपने ध्यान दिया हो, आप कभी सिनेमा हॉल में गए हो तो आपने देखा होगा कि वहां पे जो आपके दीवारें होती हैं उस पर कुछ छेद छेद से बने हुए कुछ मटेरियल्स लगा होता है, पोरस टाइप के मटेरियल्स लगे होते हैं। ये सिर्फ इसीलिए लगे होते हैं कि ये साउंड का एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। अब आ जाइए मेथड्स में, कुछ और मेथड्स भी हैं, जैसे कि अगर आपको जो छत है उस पर फॉल सीलिंग प्रोवाइड कर दीजिए, फॉल सीलिंग लगा दीजिए, वो भी एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। जो आपकी कुर्सियां लगी हुई हैं वो कुर्सियां थोड़ी सी पीछे से बैक उठा हुआ हो और उसके ऊपर कुशन लगा हुआ, एक अच्छा एब्जॉर्प्शन का काम करता है। अकाउस्टिक्स पैनल्स लगाए जाते हैं एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। एक अच्छा नंबर ऑडियंस का जो है वो हमेशा एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है हॉल में। तो ये सारे मेथड्स हैं जिनसे आप हॉल का एब्जॉर्प्शन बढ़ा सकते हैं और इस तरह से रिवर्बरेशन टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो या आप कुछ पूछना चाहें तो आप अपने ग्रुप पे पूछ सकते हैं, या आप चाहें तो मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं।